आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने जा रहे हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग निश्चित रूप से प्यार और संदेश की प्रैक्टिस देते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल सतीश जीके विद राज को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, आपका चैनल नहीं आ रहा किसी को नहीं, इस चैनल को कॉपी नहीं कर रहा, इस चैनल बैक बोलोगे तो चैनल पर वीडियो कोई और है नहीं, बैक चैनल पर नहीं जाएंगे। मौलिक अधिकार है, निर्देशित तत्व दोनों आज होगा, तो इसलिए शुरू में उसका अंतर देख लेते हैं कौन किस में क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में है? 4 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में है। नहीं, भाग 3 में है, भाग 3 तो बता दिए सर। चलिए, DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार इनकी प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक है। इनका ये कोर्ट में जा सकती है। विवाद योग आगा वाद योग है, मतलब कि वो सरकार पर निर्भर करती है। आप ही बताइए डिफरेंस दोनों। हम पूछिए रे, वाद योग भी है, वाद सब कुछ है इसमें। अच्छा, आप पहले ही बोलने लगते हैं। चलिए दीजिए, आप दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट दीजिए, बोलिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। है कौन कौन? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक का सिद्धांत। DPSP का से है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये तीनों है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसमें नहीं है, ये अनुच्छेद। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। निदेशक मतलब राज्य के नीति निर्देशक। नीति निर्देशक तो न्यायालय में नहीं कुछ कर सकते हैं, मौलिक अधिकार न्यायालय में जाकर कर सकते हैं। और DPSP वाद योग नहीं है। नहीं है, सही है। नहीं है। सरकार के मंशा पर निर्भर करता है कि अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। मूल अधिकार वाद योग है। अगला क्वेश्चन, कहानी में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर DPSP से आपके ऊपर कुछ होता है, आपको लागू मिल रहा नहीं मिल रहा सुविधा है, तो आप नहीं जा सकते। इस सुविधा अनुसार आपको दिया जाएगा। DPSP मतलब निदेशक तत्व क्या है? अवाद योग। अवाद योग में न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका पर निर्बंध करता है। नहीं, सीधा करके बोल रहे हैं, कार्यपालिका पर निर्बंध करता है। विधायिका कृतियों पर निर्बंध करते हैं। दोनों नहीं, विधायिका पे आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। SC शीतलवार के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्णय करते हैं। ये स्टेटमेंट पूछा है, किसने दिया था? MC शीतलवार ने दिया था। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका की कृतियों पर निर्बंध है और न ही कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंध है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 4 में
अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। अपरिवर्तनीय होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। सही है। इस भाग के अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में कथन पर विचार करना है। कौन सा सही है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सही है। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किया जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, ये सभी। अनुच्छेद पता है गांधीवादी कौन कौन अनुच्छेद है, समाजवादी कौन कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से? स्पेन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग नहीं है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत के संविधान का अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है, कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन राज्य की नीति निर्देशक। ये DPSP में है। इसका अनुच्छेद है 39 के घ, समान काम के लिए समान वेतन। हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। 25। अगला क्वेश्चन है 25, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन 40 में नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40। जो 36 से 51 के बीच में आएगा वो DPSP का। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता मतलब 44। वही समान सिविल संहिता जो कि भारत में एक राज्य में लागू है, गोवा में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, बताइए। कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। अच्छा, अनुच्छेद
48 का पर्यावरण। पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 के ए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अनुच्छेद 39 के घ। स्त्री और दोनों को समान काम के लिए समान वेतन। चलिए स्त्री पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 46 बताइए। ये अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आर्थिक हितों में समृद्धि। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 43 के ए में क्या है? सहकारी उद्योग प्रबंधन में है। उद्योग प्रबंधन के कारागारों में भाग लेना। कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद इसमें कोई है तो बोलिए। ये अगला क्वेश्चन पाते हैं। कथन है कारण है कहा गया है मनरेगा आहर क्या है? परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। सही है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया है। भाग 4 में। और अनुच्छेद 41 ना। ये जो ना मतलब कम से कम 100 दिन का काम होना चाहिए। वर्ष में 100 दिन का काम उसको मिलेगा। अगला है मनरेगा। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43। मनरेगा 43। अनुच्छेद 47 में मध्य बोला है ना। मध्य निषेध। पोषाहार मध्य निषेध। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 43 के अनुच्छेद 43 के ए। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 1 है 50 उसी में है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संहित है? 51। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 41 में क्या सब है? काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के क में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। उद्योगों के प्रबंधनों में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 के क में क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51। हाँ सेम है। शांति सुरक्षा नीति निर्देशक 39 पढ़िए। 40 सेम है। विदेश भारत में विदेश। अच्छा 39 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51। वही अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा? समान आचार संहिता 44वां में है। 44 से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये सभी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। समान आचार संहिता ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
44वां जो जोड़ा नहीं गया आर्टिकल 44 में है अच्छा। यूसीसी है समान आचार संहिता जो है ना यूसीसी है 44 में है अच्छा, अनुच्छेद 44 में है। पहले से मूल संविधान के तहत 44 में वर्णित। अगला क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये है कौन सा अनुच्छेद में? 43 के क में है। रोजगार देना अगला क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। ये जो दलित वाला है ना, इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया, नीति निर्देशक तत्व में नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 मूल अधिकार में है। ये मूल अधिकार में 21 के क में है। चलिए, मद निषेध कौन सा अनुच्छेद में है? 47, 47। गौरक्षक अनुच्छेद कौन सा में? अनुच्छेद 48। पर्यावरण की सुरक्षा 48 के क। 48 के क, ये पर्यावरण संरक्षण में। अगला क्वेश्चन पे है, अच्छा ये जो है ना 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 45 21 के को में 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 36 47 में 48 में गौ संरक्षण, पर्यावरण हो गया 48 को, कृषि जो पहले था ना पहले था 45 में, लेकिन अब 45 में था, लेकिन 2002 में इसको जाने दिया। 46वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में मौलिक फंडामेंटल राइट के साथ इसको। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार है। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग अनुच्छेद बोलिएगा। मादा पेय के उपभोग का निषेध करना कौन सा अनुच्छेद में? 47 में। गायों और बछड़ों की वध का निषेध करना 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन 48 के को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? मादा पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय परियोजनाओं में से भिन्न उपयोग प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 47 में है। और मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार 23 में है। बलात्कार आर्टिकल है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं। मूल अधिकार में 12 से 35 में मिलता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। कौन सा मतलब इस राज्य की नीति निर्देशक के अंदर आता है? देखिए, उपयुक्त में से सुनिए, उपरोक्त में से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित है। मतलब कौन सा गांधीवादी है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, अनुच्छेद 43 में है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, अनुच्छेद 44 में। ये भी गांधीवादी है अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? और मूल कर्तव्य दोनों। केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, दोनों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करना, अनुच्छेद है
अनुच्छेद 48 में है। 48 के तो है 48 के कौन है? 48 48 का है वो 48 क्या पर्यावरण सुरक्षा में? अब 48 में कृषि, कृषि एवं पशुपालन 48 में पर्यावरण संरक्षण वन जीव को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा शिक्षा। के बाद चर्चा किया ही नहीं गया है। अनुच्छेद कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद है 43। इसी में कुटीर उद्योग भी है ना रवि जी? कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी 43, गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता लॉ का जो 39 के जो इंसान को सुनिए ना 3 कैटेगरी में बांटा गया। बोलिए सीधा क्वेश्चन, गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता दिया जाता है 39 के को है? गरीब हम भी हैं, हमको मिल जाएगा। कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमको ना बीपीएल लेना है, हैं? बीपीएल लेना कैसे बताएगा? आपको कहाँ देता है जानते हैं? जब आपके अगेंस्ट कोई केस होगा ना, हाँ। सरकारी वकील प्रोवाइड किया वैसे जाएगा। नहीं है, BPL वही में है। मिलता है। इसमें 3 कंडीशन में बांटा गया है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, 1 लाख नहीं देगा खत्म। सही बोल रहा हूँ, सुनिए तो बात। इसमें दिया हुआ है, आप पढ़िए तो बढ़िया से जाए, बढ़िया बुक में इसमें है। इसमें इतना रुपया से आपके पास कम आमदनी है ना कि तब आप 2 लाख रुपया से कम आमदनी है तो आप ले सकते हैं। बीपीएल में किसको रखा जाता है? गरीब को, गरीब बीपीएल में, अब बीपीएल में या कितना तक है? इनकम सबसे निचले स्तर पर सबसे निचले स्तर है। बीपीएल को मिल रहा है फ्री में। चलिए आय भाई। खुजता है। चलिए बीपीएल एक प्रमाणिकता है जिसको सरकारी वकील देता है। सत्य जी आइए, सबको मिल रहा है। आइए 50 नंबर। सब जगह जरूरत कैसे पड़ेगा लगता तब, सबको है? जरूरत पड़ेगा तब ना हैं? सवाल लीजिएगा सरकारी वकील खाता तब ना। सुनिए ना, सरकार अथी में केस होता है ना कोनो चीज़ मैटर में, उसके पास मान के चलिए कोई आदमी पे केस हो गया, उसका कोई प्राइवेट वकील नहीं है, तो जज उसको ना सरकारी वकील देता है, प्रोवाइड करवाता है। कब करवाता है? जब उसके पास निस्सहाय हो। निस्सहाय नहीं, वो कर हमको मान के चलिए कोई केस हुआ ना, हम निस्सहाय तो नहीं है, उन पे केस हुआ। 2-3 सुनिए ना, है 2-3 कंडीशन सुनिए ना। कोर्ट में गए हैं कभी? हम गए हैं, हैं? केस लड़े हैं? कौन केस लड़े हैं? हमका 3 केस था अभी हैं? तक। 3 केस था। कौन केस? वही चिंदी चोर वाला केस होगा। हम डिस्कशन करने लगते हैं। इसको हमको बताने लगी इंटरेक्टेड बात। चलिए इसको बताइएगा, तब तक आप दिमाग में घुमाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो वो बीपीएल बताइए ना, कहाँ से कहाँ, तो मतलब उसका कितना इनकम रहता है तो बीपीएल में आता है? वो तो शायद 80,000 से कम होना चाहिए। हाँ 80,000। हाँ, तो निःशुल्क विधि सहायता किसको दिया जाता है? कितना से कम वाला? बाद में बताएंगे, अभी बताइए आप। अभी नहीं, बाद में इसको बोलिए, याद रखिए 49। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, हो रहा है 50 में नहीं है, 50 पढ़िए 50 में। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? मुक्त कानूनी सलाहकार जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39 के कॉलम। पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगला स्टेटमेंट है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। सही है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है? चलिए आप वहीं पे गो कर दिए। चलिए 1 लाख है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ठीक, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को,
3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ज़्यादा क्लियर सभी वरिष्ठ नागरिकों नहीं। देखिए, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के 1 के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं: महिला और बच्चे, ठीक, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सुखाड़, भूकंप से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। उपयुक्त अधिनियम के धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में निःशुल्क विधि सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्य में 1 लाख रुपए तक तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। चलिए, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वर्ष देता है। ये उतना नहीं पूछेगा कौन कितना, मतलब ऐसे नहीं। अभी चर्चा चल रहा था इसलिए हम कहें जान लीजिए। अब जब इतना हुआ बहस तब जान लीजिए क्या रीजन है। ये राज्य सरकार अपना तय करता मापदंड कि कितने तक को हम इसमें ला सकते हैं, कितने को नहीं लाएंगे। दिल्ली सरकार 2 लाख और वरिष्ठ नागरिक को मिला है। बिहार सरकार वरिष्ठ नागरिक को नहीं देता है। ट्रांसजेंडर को बहुत जगह देता है, बहुत जगह नहीं देता। इसमें ज़रूरी नहीं कि BPL अगर बाढ़ से पीड़ित अपर क्लास भी है उसको भी देता है। महिला को किसी को दे रहा, बच्चे को दे रहा है, मानव तस्करी है उसमें भी दे रहा है। जज मतलब देखता है इसके पास नहीं निशाएं है, इसके पास जज असहाय है, ये अपना सरकारी वकील नहीं कर सकता तो सरकारी वकील उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार 2005 में ये विधिक अधिकार है। ये विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? हाँ, समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44। सूचना का अधिकार है ना, ये आ गया होगा 19 के 1 में। ये विधिक नहीं, संवैधानिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 में वर्णित वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में नहीं माना है। अगला क्वेश्चन पा रहे हैं रवि जी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। मद्य निषेध कौन सा अनुच्छेद में? 47। फैक्ट्री एवं खालों में बाल श्रम 24। बाल श्रम निषेध। अगला है 23 वाला है बलात्श्रम। बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध 23। अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, ये एक मूल अधिकार में है। मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, स्टेटमेंट है, जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? KT शाह ने कहा था। KT शाह ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहले नीचे भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य। सामाजिक सहायता में सिर्फ आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है?
समान कार्य के लिए समान वेतन। 44 44 नहीं 39 के घ 39 के घ है। समान नागरिक संहिता 44 समान नागरिक संहिता 44। छोटे परिवार का मानदंड प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 के क 350 के क 350 अगला चैप्टर है मूल कर्तव्य। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? चलिए दोनों ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन डिस्कशन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान है। ये जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसलिए बस इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन पाते हैं। किसके संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति 5 अगला क्वेश्चन है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? R.K. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन। A.R. अंतुले, S.S. रे, C.M. स्टीफन। हरिदेव जोशी ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? 42वां संविधान। वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है? 11 गो है। अगला क्वेश्चन है। एक पलटिए 20 नंबर आइए। 20 नंबर क्वेश्चन। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित बनाया जा सकता है? नहीं। अगला सही प्रक्रिया से ही बनाया जा सकता है। परमादेश रीट हो गया ना, परमादेश से नहीं हो, परमादेश से रीट है। उन्हें जो है संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। चलिए इसका सही वाला पढ़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है? उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चय करता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान नहीं है। कौन सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है।
संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान है। पढ़ दीजिए उसको, कौन कौन 11 बात 11 गो मौलिक कर्तव्य कौन कौन है। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। दूसरा मूल कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व भाई की भावना का निर्णय करे, जो धर्म, भाषा और आदर्श या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। सही है। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है रक्षा करे और इसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखे और हिंसा से दूर रहे। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। लास्ट मतलब 11 मूल कर्तव्य कौन है। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के। इसमें याद रखना रहता है मतलब 2-4 गो कौन कौन नंबर पे, जैसे पर्यावरण 7 नंबर पे हो गया। अगला क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। जी एकदम, हमारे मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की है कौन प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये 7 नंबर पे है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखे, जो उनका पालन करता है, ये 2 नंबर पे है। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये 8 है। पर्यावरण 7, विज्ञान 8, संजोए रखना मतलब 2। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायत का गठन और सहायता राज्य की नीति निर्देशक। चलिए हाई कौन देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये 4 नंबर पे है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझकर उसका परिरक्षण करना, 6 में है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। सार्वजनिक संपत्ति 9 में हो गया। वैज्ञानिक भी है 9 में, हाँ नहीं वैज्ञानिक 8 में है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना है,
है। आयकर अदा करना, ये कोई बात नहीं। ये आयकर आयकर का कोई बात ही नहीं है इसमें। सब चोरी करता है। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। ये 6 में है। 6 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, ये 8-9 में है। 9 में है। 9 में सार्वजनिक संपत्ति। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये है व्यक्ति 8 नंबर है। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये है। ये 10 में है। अगला सामूहिक क्वेश्चन, कार्यकलाप 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का संरक्षण करना ये मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ये कौन सा अनुच्छेद में? 51 के को मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। 51 को के 6 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 3 में चला गया। अलग से जोड़ा है ना, भाग 4 के को में है। नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अच्छा, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा ये नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिने गए हैं। ये सही है। अनुच्छेद 51 के को प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना है 49 में। देखिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये 1 नंबर में है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये 9 में है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 में है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये 7 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के को यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? हमारे माता पिता और गुरु जी का आदर करना। हमारे माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्य में नहीं है। ये संविधान में नहीं लिखा है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। भारत के सभी लोग के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये है मूल कर्तव्य। 5 में है भाईचारा। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना मूल कर्तव्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। बात नहीं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है। 8 में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, 9 में है। संविधान के प्रति निष्ठा रखना और उसके आदर्श का सम्मान करना, 1 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग है और विषय है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में राजनीतिक व्यवस्था। तो भाग 5 में संघ 4 के को में मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में निहित है? कर्तव्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी 11 है। अगला क्वेश्चन है, विषय है और भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद बोलेंगे या विषय बोलेंगे? अनुच्छेद बोलिए। अनुच्छेद बोलेंगे। अनुच्छेद 51 के गो में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना,
अनुच्छेद 51 के क के 6 में क्या है? प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। अनुच्छेद 51 के जो में क्या है? ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना। अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। चालू कीजिए। नहीं हो, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं चलेगा सर। राष्ट्रपति बहुत है, आधा आप कीजिए, आधा भी करेंगे। आधा द्वारा नहीं भाई, हिस्ट्री बहुत है, करंट से क्या रवि जी? पॉलिटी एक थोड़ी खींच लेंगे, फिर कल क्वेश्चन करेंगे ना। 112 है तो 120 तक डिस्कशन चलता है। 50 क्वेश्चन आप कर दीजिए ना, 50 कर लेंगे। मेरा भी सब कट कीजिएगा रवि जी, अभी शशि जी। चलिए हाँ क्वेश्चन है ना पढ़ना। 50 कर दें। पढ़िएगा। पढ़िए ना, नया बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ कीजिए। बहुत बीच में गड़बड़ आ गया। ना ठीक, वीडियो थोड़ा सा हुआ आगे फिर करके चलते रहते हैं। क्या हुआ? देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि बिहार के कहाँ के रहने वाले थे? सिवान जिला के। पूछ देता बीपीएससी को। जीरादेई नामक स्थान के। देखिए दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये 12 का 12 जितना है इसे याद रखना चाहिए। इसी में से पूछ देता है कौन उपराष्ट्रपति भी थे और कौन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी राष्ट्रपति थे। और मतलब इस सारे प्रकार के फॉर्मेट बना के पूछता है क्वेश्चन, याद रखना जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर। दूसरा नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे देश के राष्ट्रपति थे जो इससे पहले राज्यपाल बिहार के रह चुके हैं। क्या सही बोल रहे हैं? कंफर्म मारिएगा। सही बोल रहे हैं। गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। 5वां न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक है, जो कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रह चुके हैं। क्या सही बोल रहे हैं? सही गलत मारिएगा आप लोग। अगला बराहगिरी वेंकटगिरी। अगला डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। अगला बीडी जत्ती जो कि कार्यवाहक थे। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या बोला जाता है? बोलिए तो। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले एक ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जेल सिंह जो है ये भी राष्ट्रपति चुन चुके हैं। आर वेंकट रमन के बारे में कहा जाता है कि हाँ आर वेंकट रमन। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला KR नारायण, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। याद रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। प्रतिभा पाटिल जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रणब मुखर्जी ठीक है, जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? बोलिए आप लोग। 2000 इधर तो 19 में क्या 19 में क्या होगा? रामनाथ कोविंद देश के 2nd नंबर के दलित राष्ट्रपति के रूप में था। बिहार के राज्यपाल और जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वो जाके आगे जाके राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन भी ना बिहार के राज्यपाल हो चुके थे। प्रेजेंट में जाकिर हुसैन। प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है वह उड़ीसा की है और उससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष हो चुकी है। मूल रूप से पहले शिक्षक थी और जो है विधानसभा के मतलब कि अध्यक्ष मतलब कि सदस्य के मेंबर होते हुए झारखंड की राज्यपाल होते हुए ट्रांसफर होकर देश के राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है।
सही है। सही है, भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। इसका आदेश सब सर्वोपरि वहाँ का डाल। चलिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत राष्ट्रपति की शक्ति का कोई सीमा नहीं है। है 4 नंबर, भारत में राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एकदम सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? संघ की 53। कार्यपालिका 53। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में 53। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। कथन और कारण है, कौन सा कथन सही है? संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। स्पष्टीकरण नहीं है। फिर कथन है और कारण है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण है कि प्रधानमंत्री सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियों के विधायी नियंत्रण में स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। युक्ति में नीति किस पर लागू होता है? ये राष्ट्रपति पे लागू होता है। नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व नहीं करता। जनता के जनता से नहीं चुना जाता। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। कब अनुच्छेद क्या है? नहीं पढ़े लिखेगा तो याद आएगा। निर्वाचन 54 में है निर्वाचन। अच्छा बताइए तो मनोज बाबू, इसके चुनाव में मतदान कौन कौन करेगा? हम बताते हैं, पता नहीं दीजिए उसी। हाँ, देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करेंगे? तो पहले लोकसभा के सदस्य करेंगे, राज्यसभा के सदस्य, मुख्य रूप से तो होगा ही होगा। प्रत्येक राज्य के निर्वाचित विधानसभा के मेंबर करेंगे। दूसरी बात, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं वहाँ के मेंबर करेंगे। और क्या करेंगे? कोई नहीं, सिर्फ निर्वाचित करें। क्या हम करेंगे? राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत नहीं, निर्वाचित। मनोनीत नहीं, बोले राज्यसभा लोकसभा मनोनीत कैसे करेंगे? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो नोट में याद रखिएगा, मनोनीत नहीं करते इसलिए कि राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, ऑटोमेटिक उसी को दे देगा। नहीं। अच्छा, महाभियोग बता दीजिए क्योंकि बीच में फिर आएगा। तो महाभियोग जो लगाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लगाया जा सकता है, बट आप पर निर्भर करता है कहाँ लगाया जाएगा। लेकिन लगाया कैसे जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। कौन कौन महाभियोग में भाग लेगा? कौन लेगा? दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों। निर्वाचित मनोनीत दोनों। विधानसभा नहीं। ठीक, चलिए। विधानसभा में। क्वेश्चन 13, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। ठीक है, सही है। कारण है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा और अनुमानित मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के कौन कौन से सदस्य हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कब इसको लेना अधिकार बना दिया था दिल्ली पुदुचेरी को? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को इंक्लूड किए गए। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में कौन सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं है। विधान परिषद के नहीं, विधान परिषद के नहीं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन
चलिए उसके ऊपर से 19 वही। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा का निर्वाचित, लोकसभा का निर्वाचित और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आइए 23 पे। विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के हम दोनों बोले सदनों के अफसर। सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी हाँ, निर्वाचित सब सदस्य। निर्वाचित इसमें सदस्य सब हम बोल आंसर हो रहे हैं। जाएगा। नहीं, वो डी होगा। डी में इंक्लूड कर दिया डी है। में सब कर दिया है। आइए 23। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? सही कौन कौन से है? पदस्थ राष्ट्रपति के पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। एकदम हो जाना राष्ट्रपति चाहिए। अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही 5 वर्ष तक अपना पद पर धारण रहेंगे। 5 वर्ष। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावों का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कम से कम 50 निर्वाचन और 50 अनुमोदन। चलिए आइए 26। 26। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। एकदम सही है। जनसंख्या पर डिपेंड करता है। 27 नंबर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद के विधान सदस्य। परिषद। 28। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों में वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों द्वारा संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल का 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या के किस वर्ष की जनगणना का द्वारा यथा अभिनिश्चित संख्या से है? अनुच्छेद 1971 की जनगणना से 2026 तक जो है यहाँ 2026 तक ही लागू किया गया है। अब अगला जो 2026 के बाद आएगा तो 31 से होगा। 2031 वाला लागू हो जाएगा। भारत के 2001 होगा। भारत के उम्मीदवार के लिए क्या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा हो, यही आवश्यक नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं भी होगा चलेगा। भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथनों में विचार कीजिए। उससे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ठीक है। उससे जन्मा पहले नागरिक से मतलब थोड़ा नागरिकता उसको मिला रहना चाहिए। देखिए कौन कौन भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 3 चीज। घूमने आएगा जन्म ले लेगा। ऐसा थोड़ी ऐसा नहीं है, जन्मा नहीं है। होना चाहिए, नागरिकता उसके पास होना चाहिए भारत का। आएगा वीजा लेके यहाँ जन्म हो जाएगा, थोड़े हो जाएगा। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। एक संसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 57। योग्यता 57। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उसे विवाद को किसे सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। 71 के फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं अपने पद ग्रहण के दिन से। सही है, शपथ के बाद से जिस दिन शपथ लेते हैं। 56 का 1। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। 37। भारत के राष्ट्रपति अपना पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगा के, अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। 40। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। 43।
भारत के भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उस पर महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों के विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक है। कैसी है? अर्धन्यायिक है। क्यों कहा जाता है अर्धन्यायिक जानते हैं? क्यों? क्योंकि अर्धन्यायिक इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को चुनते जो हम लोग हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भाग लेते नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, मतलब कि पूरी तरीका से न्याय नहीं है। भारत राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाता है? 6 माह में। 6 महीना में। 60 कर दें जब 60 नहीं 53 है।